हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम एडवांस का पेपर डिस्कस करेंगे, पेपर 1 जो 23 अगस्त को हुआ। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। सो फिजिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ पेपर 1। सो इन दिस क्वेश्चन ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड। एक स्टोन को ऊपर प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, फॉल्स ऑन द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकंड। सो एक स्टोन को हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया है, ये अगेन यहां पर आता है आफ्टर 4 सेकंड। सो टोटल टाइम कितना लगा इसको वापस आने में? 4 सेकंड का टाइम लगा। मान लो कि ये u की स्पीड से हमने इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया। ओके, देन हाइट ऑफ द स्टोन 1 सेकंड आफ्टर द प्रोजेक्शन। सो हमसे पूछा है हाइट ऑफ द स्टोन एट t इक्वल टू 1 सेकंड, ये हमें निकालना है। सो अगर हम इसकी ये इनिशियल स्पीड निकाल लें तो हम फिर किसी भी टाइम पर इसकी हाइट बता सकते हैं। सो अगर इनिशियल स्पीड कैसे निकालेंगे हम कि इसको टोटल टाइम लगा है 4 सेकंड, तो हमें पता है टोटल टाइम जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो होता है 2u/g। ओके, सो टाइम है 4 इंटू 2u/g, g है 10, सो 2 से ये 2 टाइम्स, सो u इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड इसकी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। नाउ अब हाइट कैलकुलेट करेंगे h एट t इक्वल टू 1 पर, तो सेकंड इक्वेशन लगा के ये कैलकुलेट की जा सकती है। सो सेकंड इक्वेशन होगी u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, सो h इज इक्वल टू u, कितना u ऊपर है प्लस में 20, टाइम t इक्वल टू 1 पर बताना है 1 माइनस हाफ g है 10 इंटू टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल। सो h इज इक्वल टू आ गया 20 माइनस 5, 15 मीटर। This is the answer of our question. Okay, so let's remove this question. Okay, next question, question number 23. The displacement of a body at any time t after starting is given by, displacement as a function of time t given है एक बॉडी का 15t minus 0.4 t square, the velocity of the body will be 7 meter per second after time। हमसे पूछा है एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हो जाएगी 7 मीटर पर सेकंड, एट व्हाट टाइम मींस टाइम पूछा है हमसे, एंड डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी गिवन है। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ds/dt मिलेगा, कितना मिलेगा? 15t का डिफरेंशिएशन होगा 15 माइनस 0.4 t स्क्वायर का होता है 2t, तो ये बन जाएगा 0.8t। सो ds/dt हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया 15 माइनस 0.8t। हमसे बोला है कि किस टाइम पर वेलोसिटी 7 होगा, तो वेलोसिटी की जगह 7 रख देते हैं। 7 इज इक्वल टू 15 माइनस 0.8t, सो 0.8t उधर चला जाएगा एंड 15 माइनस 7 इधर 8 बचेगा। सो t इज इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन 0.8 मीन्स 10 टाइम्स। सो t इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेकेंड। Okay, this is our answer. So let's remove this. Next question, question number 24. Cos 233 degree is equal to, cos 233 degree is equal to, ये हमसे पूछा है। So cos 233 डिग्री को हम cos, इधर या तो आप cos 180 प्लस 53 लिख सकते हो, cos 180 प्लस 53 cos 233 डिग्री होगा, या फिर आप इसको cos 270 माइनस 37 भी लिख सकते हो। सो मैं ऐसे कर रहा हूँ। सो cos 180 ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ये एंगल, एंड cos 180 प्लस थीटा इज cos थीटा, एंड क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो आगे लग जाएगा माइनस,
सो cos 53 होता है 3/5, सो आंसर इज -3/5. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 25. According to this question, a car is moving on a straight road due north. एक कार नॉर्थ की तरफ चल रही विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. लेट्स ड्रॉ दिस. सबसे पहले मैं डायरेक्शन डिफाइन कर लेता हूँ. इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट. ओके, सो ये कार नॉर्थ की तरफ चल रही है, इसकी डायरेक्शन है, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से v1 वेक्टर. When it turns left with a speed of uniform speed of 50 km per hour, when it turns left through 90 degree, if the speed remains unchanged after turning, लेफ्ट की तरफ टर्न होती मतलब वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ जा रही थी, अब वेस्ट की तरफ टर्न हुई, स्पीड सेम है 50 किलोमीटर पर आवर, बट डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, तो इसको मैंने बोला v2 वेक्टर. The change in velocity of the car in the turning process is. ओके, हमें चेंज इन वेलोसिटी बताना है. चेंज इन वेलोसिटी होता है डेल्टा v वेक्टर बताना है हमें. ये होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v2 वेक्टर प्लस ऑफ माइनस v1 वेक्टर. तो मुझे ये दो वेक्टर को ऐड करूंगा तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा. v2 वेक्टर में मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, माइनस ऑफ v1 वेक्टर. सो v1 वेक्टर अगर नॉर्थ की तरफ है तो माइनस ऑफ v1 वेक्टर होगा साउथ की तरफ. सो ये वेक्टर और ये वेक्टर में ड्रॉ करता हूं इधर. सो v2 वेक्टर तो इधर ही है, ये v2 वेक्टर तो इधर ही है, माइनस v1 वेक्टर साउथ की तरफ हो जाएगा, ये v1 वेक्टर हो जाएगा. तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा. दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, तो इनका रिजल्टेंट आएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में. कितना आएगा इनका रिजल्टेंट, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो क्या लिखूंगा v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पुट कर देते, 50 का स्क्वायर इस 50 स्क्वायर प्लस उसका भी 50 का स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. सो डेल्टा वी आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका 50√2 एंड डायरेक्शन इसकी ड्यू साउथ वेस्ट, ड्यू साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट कैसे आया, क्योंकि v2 वेक्टर है वेस्ट की तरफ, माइनस ऑफ v1 वेक्टर है, यहाँ पे माइनस ऑफ v1 वेक्टर था नॉर्थ, तो मुझे माइनस v1 ऐड करना है, तो वो हो जाएगा साउथ की तरफ, तो रिजल्टेंट आएगा साउथ वेस्ट की तरफ, एग्जैक्ट मिड में आएगा क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है. ओके, थीटा 45 डिग्री आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, साइड्स की वैल्यू गिवन है 2, 4, 5 एंड दिस एंगल थीटा. देन हमसे पूछा है व्हाट इज कोस थीटा. ठीक है, सो यहाँ पर हम कोसाइन रूल लगा देंगे कि जो भी थीटा के सामने वाली साइड्स होती है, जैसे इसको मैंने बोला ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड्स इधर होती है सी स्क्वायर, सो सी कितना है 4 का स्क्वायर 16, ए कितना है 5 का स्क्वायर 25, प्लस बी कितना है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 कोस थीटा. सो 25 प्लस 4 29, 29 में से 16 गया तो इधर बचेगा 13,
ये उधर चला जाएगा 5 इंटू टू 10, 10 इंटू टू 20, सो 20 cos थीटा इज इक्वल टू 13, सो cos थीटा इज इक्वल टू 13/20. This is the answer. Let's remove this. Okay, next question. Question number 27. The magnitude of the displacement is equal to the distance covered in a given interval of time. क्या क्वेश्चन बोल रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड, वो डिस्टेंस के इक्वल होगा इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऐसा कब होता है? सबसे पहले हम खुद ही डिस्कस करते हैं. जैसे क्वेश्चन पढ़ा हमें पता है कि जब पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन करता है, जब स्ट्रेट लाइन में चलता है, किसी भी डायरेक्शन में चले, जब स्ट्रेट लाइन में अगर पार्टिकल चलता है तो जितना भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होता है, हमें पता है. ठीक है, सो अब हमें इसी तरह का ऑप्शन चूज करना है इसमें. सो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग एनी पाथ. अगर किसी भी पाथ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ये तो नहीं है. ठीक है, मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, ऐसा भी जरूरी नहीं है. moves in same direction with constant velocity or with variable velocity. पार्टिकल कैसे चलना चाहिए? सेम डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में, मींस सेम डायरेक्शन में चलना चाहिए विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे चेंज हो या वेरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. समझ में आया? बस स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए मींस रेक्टिलिनियर मोशन में, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा. then so this option is correct. then last option, have acceleration and velocity in same direction. हमें पता है अगर acceleration of any particle is parallel to velocity of that particle, तो ऐसा मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन. अगर acceleration of particle is parallel to velocity of the particle means दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो ऐसे मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. अगर दोनों में कुछ एंगल हो तो उससे डायरेक्शन चेंज हो जाती है. जैसे अगर एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. देन क्वेश्चन नंबर 28. Question number 28. A particle is moving with initial velocity u vector is given I cap minus j cap plus k cap. What may be its acceleration so that it can remain moving in the same straight line. देखो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की u वेक्टर कितना है? I cap minus j cap plus k cap. What may be its acceleration so that it remain moving in the same straight line. अगर इसको इसी स्ट्रेट लाइन में चलना है तो इसका एक्सेलेरेशन क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा है. हमें ऑप्शंस में से चूज करना है. तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जब चलता है जब उस u वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो या पैरेलल हो. ठीक है, तभी होगा. तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए की बात करते हैं. ऑप्शन ए है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप. इसको इससे कंपेयर करो, देखो क्या ये इसके किसी टाइम्स इक्वल आ रहा है. तो देखो अगर मैं इसको 2u वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप मींस एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी दोनों पैरेलल है. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए. देन ऑप्शन बी देखते हैं. ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप. सो ये भी देखो अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा
माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप, मीन्स अगेन एक्सेलेरेशन इज एंटी पैरेलल। सो एक्सेलेरेशन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, पार्टिकल सीधे सीधे चलता है। डायरेक्शन चेंज होने के लिए एक्सेलेरेशन, अगर किसी भी पार्टिकल की डायरेक्शन जैसे इधर है तो एक्सेलेरेशन अगर किसी एंगल पर हो, किसी भी एंगल पर, तो डायरेक्शन चेंज होती है। अगर एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो पार्टिकल सीधे सीधे चलेगा। समझ में आया? सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी है ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। ये देखो इसके किसी भी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड टाइम्स नहीं है ये, सो ये पैरेलल नहीं है, किसी एंगल पर है ये वेक्टर। आप चाहो तो एंगल निकाल सकते हो ए डॉट बी वाले फॉर्मूले से। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए बी। इससे आप एंगल निकाल सकते हो। ये ना तो 0 आएगा ना 180 आएगा। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। दिस इज ऑल्सो नॉट पैरेलल और एंटी पैरेलल, सो ये भी ऑप्शन नहीं है। अगर पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में चलना है तो फिर से बताता हूँ, थीटा बिटवीन यू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन शुड बी 0 और 180 डिग्री। ओके, सो इस हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है। So now next question is question number 29. A balloon moves up with a velocity 5 meter per second. A stone is thrown from it. एक बैलून है जो कि 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। ओके, ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम इट विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू इट। यहां से एक स्टोन को थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड। सो अगर मैं मूविंग बैलून जो ऊपर की तरफ जा रहा है उससे मैं अगर स्टोन को थ्रो करता हूं, देखो तो इस 2 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स कंपोनेंट तो इसका 2 रहेगा ही सही, एक इसको वाई में भी स्पीड मिलेगी क्योंकि ये वाई में ऊपर 5 से जा रहा है, तो एक स्पीड इसकी वाई में भी होगी 5 मीटर पर सेकंड। ओके, ये स्टोन है। द स्टोन हिट्स द ग्राउंड एट ए पॉइंट 10 मीटर हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम इट। ओके, क्योंकि अब इसके पास दोनों कंपोनेंट है तो ये कुछ इस तरह से मोशन करते हुए ग्राउंड पर गिरेगा। सो इसकी रेंज हमें मिल गई है, इसकी रेंज है 10 मीटर। सो सबसे कुछ ऑप्शंस दिए, हमें सेलेक्ट चूज करना है कौन सा सही है। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टोन इज 5 सेकंड। लेट्स सी, हमें पता है कि रेंज इज इक्वल टू होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होता है ux इंटू टी। सो रेंज कितना है, रेंज है 10, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है 2 और टाइम है, टाइम हमें निकालना है, सो t इज इक्वल टू आ जाएगा 5 सेकंड। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकंड। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी, हाइट ऑफ द बैलून एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग द स्टोन इज, ये हमें बताना है। हाइट ऑफ द बैलून एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग ऑफ स्टोन इज 100 मीटर। ओके, सो हाइट ऑफ द बैलून मतलब ये वाली हाइट बतानी है। जब थ्रो किया था तो ये वाली हाइट थी h। अब देखो हमें वर्टिकल कंपोनेंट पता है इसका, ये वाला कंपोनेंट ही इसको ये नीचे लेके आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है h या माइनस h बोल सकते हैं। सो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो क्या लिखूंगा, h इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिखूंगा। सो यू वाई कितना है 5, ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव,
कितने टाइम बाद हमें इसका ग्राउंड पर आ गया ये 5 सेकंड बाद, तो 5 इंटू 5 लिख दूंगा, टी की जगह माइनस हाफ, जी की जगह में 10 लिखूंगा और टी स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, सो 5 से 5 2 से 5 टाइम्स, सो 25 माइनस 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, सो एच इज इक्वल टू आ गया -100। ये हमें डिस्प्लेसमेंट मिला नेगेटिव में बिकॉज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है ओवरऑल, यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ एंड हो गया, मतलब वाई में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस में 100 मीटर, मीन्स दिस इज द हाइट। हाइट कितनी होगी? हाइट होगी 100 मीटर। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। देन व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? द स्पीड विद विच इट विल हिट द ग्राउंड इज 40 मीटर पर सेकेंड। The speed with which it will hit the ground is 40 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ से हम देखते हैं स्पीड कितने से टकराएगा। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब यहाँ टकराएगा तो इस डायरेक्शन में टकराएगा, ये मान लो ये स्पीड हमें निकालनी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये तो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई ये हम निकाल लेते हैं, सो वी वाई मिल गया तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सो वी वाई कैसे निकालेंगे? हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा देंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई माइनस जी टी। सो यू वाई कितना था 5 प्लस में ऊपर की तरफ था, माइनस जी कितना है 10 इंटू 5, तो ये कितना आएगा माइनस का 45। नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट अब नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, इसलिए नेगेटिव आया है। ओके, सो अब हमें v निकालना है, तो v होगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, 45 इंटू 45, सो 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 5 20 22, ओके, इंटू 45 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 4 16 प्लस 2 80, सो ये आएगा 5 2 0 2 2 0 2 25 आएगा, सो अंडर रूट आएगा 2029। क्या ऑप्शन में क्या गिवन है? 40 मीटर पर सेकंड, ये गलत है, सो दिस ये आंसर है सही, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ऑप्शन ए एंड बी इज राइट। व्हाट इज द ऑप्शन डी? द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टोन विल इंक्रीज if the horizontal velocity of the stone is increased, if the horizontal velocity of the stone is increased। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तो इस हाइट पे डिपेंड करता है, सो अगर आप ये इसको इंक्रीज कर दोगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इससे रेंज बढ़ जाएगी बट टाइम उतना ही आएगा। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट तो वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, और अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो इससे रेंज बढ़ जाएगी बट टाइम इतना ही आएगा। मान लो इसको आपने 2 से 4 कर दिया, तो 4 तो रेंज हो जाएगी 20, टाइम 5 सेकंड ही रहेगा, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। Okay, so option A and B is correct in this question, so let's remove this। next question, question number 30। A particle is moving along a straight line with constant acceleration। एक पार्टिकल है इस स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक्सेलेरेशन इसका कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होता है हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस होती है वो लगा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द 10 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 10 पर मान लो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी u, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 10 पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है 20 मीटर पर सेकंड। ओके, ये गिवन है हमें। एंड इन द 10th सेकंड इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, मींस 10th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड, ये कितना चला सिर्फ उस सेकंड में 10 मीटर चला 10th सेकंड में। देन एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, सो हमें एक्सेलेरेशन बताना है कितना है। सो ये दो डेटा हमारे पास गिवन है, इन दो से दो इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो
इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और टाइम गिवन है। सो एक इक्वेशन फर्स्ट लगाएंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v कितना है, एट टी इक्वल टू 10 पर v है 20, इनिशियल वेलोसिटी u ही था, प्लस a हमें बताना है और टाइम है 10, तो ये बन जाएगा 10a। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। देन एक इस पे लगा देंगे, एस nth इक्वेशन क्या होती है, u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। सो एस टेंथ, n की जगह में 10 पुट करूंगा, तो एस टेंथ इज गिवन एस 10 मीटर। u अभी हमें पता नहीं है, a भी नहीं पता, a बाई टू इंटू n की जगह में 10 पुट करूंगा तो 2 इंटू 10 20 माइनस 1 19 आएगा। सो ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। सो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 इज इक्वल टू 2u प्लस 19a हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूं मैं। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 20 हो जाएगा, ये 2u हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 19a। और इक्वेशन इक्वेशन 1 वो है, तो LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। सो u प्लस, या फिर इसमें से मैं वो माइनस कर देता हूँ, नहीं इसी में से मैं इसी इक्वेशन में से वो माइनस करता हूँ तो u से u कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वेशन 1 माइनस अगर मैं इक्वेशन 2 करता हूँ, सो 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा, u में से u गया तो 0, 10a माइनस 19a बाई 2 ये बचेगा इधर। 20 में से 10 बचेगा, u में से u गया तो 0 हो गया, 10a माइनस 10a 19a बाई 2। तो 10 इज इक्वल टू, ये एलसीएम आ जाएगा 2, 20a माइनस 19a मीन्स a बाई 2, तो a इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर पर सेकंड। इसको दिस इज द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। इसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, हमें पता है ऐसा ग्राफ होता है इसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y वर्सेज x ग्राफ ये ऐसा है। x इक्वल टू 3 पर ये यहां पर है, ये x इक्वल टू 0 है। हमसे पूछा है द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इस इन फिगर इज 9 यूनिट्स। सो ये जो एरिया है इसका, इस शेडेड पोर्शन का एरिया होगा 9 यूनिट्स, मींस फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3। तो हमें पता है किसी भी एरिया अंडर कर्व का, किसी भी कर्व एरिया अंडर द कर्व हम कैसे निकालते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। सो एरिया इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम x1 टू x2। सो इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 टू 3। सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 3। सो 3 का क्यूब बाई 3 मीन्स 3 स्क्वायर मतलब 9 यूनिट्स। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन फिगर इज 18 यूनिट्स, नहीं ये गलत है, ऑप्शन ए सही है। क्योंकि ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, y5 इज इक्वल टू 25 मीन्स इनपुट में x की जगह 5 पुट करो तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये भी सही है। स्लोप ऑफ द कर्व इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ऑप्शन डी इज सेइंग दैट स्लोप ऑफ द कर्व इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। इसका स्लोप क्या होगा, किसी भी कर्व का स्लोप होता है, y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप होता है dy बाई dx, तो इसका dy बाई dx होगा 2x। सो इसका स्लोप x पर डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी स्लोप भी बढ़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। सो आंसर इज A, C and D। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। गिवन a plus b plus c plus d is equal to 0,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें क्या गिवन है, 4 वेक्टर से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 मीन्स नल वेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट इज a, b, c and d must each be a null vector। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि ए भी नल वेक्टर होना चाहिए, बी भी नल वेक्टर होना चाहिए, सी भी नल वेक्टर होना चाहिए, डी भी नल वेक्टर होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर इज ए नल वेक्टर। इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये चारों नल वेक्टर होंगे तभी ये नल वेक्टर होगा, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हो सकता है कि इन्हीं दो वेक्टर को कोई दो वेक्टर कैंसिल कर दे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, तो सम 0 आएगा। सो ऑप्शन ए इसमें मस्ट लिखा हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी वेक्टर इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। सो इसको हम रीअरेंज करके देखें तो पहले ऑप्शन बी सोल्व करते हैं। सो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो बी ए प्लस सी ना, सो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर को मैं इधर रहने देता हूं और बी वेक्टर और डी वेक्टर को मैं उधर ले जाता हूं, तो ये माइनस में बन जाएगा बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो देखो ये इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं ए प्लस सी का, तो ये इक्वल ही होगा बी प्लस डी के। मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो माइनस हट जाएगा। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सी एंड डी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो कैन नेवर बी ग्रेटर देन, मीन्स ये हमेशा इससे छोटा या इक्वल ही होगा, किससे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर या डी वेक्टर से। ऐसा क्यों? देखो चारों का सम अगर इक्वल 0 है तो मैं इसको रीअरेंज करूं तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। मीन्स ए का मैग्नीट्यूड इन तीनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखो अगर जैसे मान लो मैं चार इनसे क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं मैं, तो जैसे मैंने ये लिया ए वेक्टर, ये लिया मैंने बी वेक्टर, ये लिया मैंने सी वेक्टर और ये लिया मैंने डी वेक्टर। तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या लग रहा है, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 0 हो रहा है, ये यहाँ पे इसी को यहीं पे एंड होना पड़ेगा तभी 0 होगा। साइक्लिक ऑर्डर में इनका सम 0 हो जाएगा। ओके, अब अगर a वेक्टर, अब अगर a को हटा दो तो b वेक्टर, c वेक्टर और d वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है, यहां से लेके इनका सम, अगर हम पॉलीगन लो बनाए तो इनका सम होगा ये वाला, ये है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब अगर इसको 0 होना है तो अगर ए वेक्टर इससे बड़ा हो इनके सम से, तो ए वेक्टर कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। मान लो ए वेक्टर मैंने बड़ा ले लिया, ये ए वेक्टर इतना बड़ा और बी सी डी का सम इतना सा, तो ए वेक्टर क्या इससे बड़ा, अगर इससे बड़ा होता तो इन सब का सम 0 होता क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका सम 0 नहीं होता, इतना होता है इसका सम। सो ये तो है ही नहीं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनका सम इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये वेक्टर इतना ही होगा। मीन्स ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी सी डी से बड़ा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, सो ये ऑप्शन भी सही है। देन ऑप्शन डी, बी प्लस सी मस्ट लाई इन प्लेन ऑफ ए एंड डी। अब देखो इन दो वेक्टर की बात हो रही है, बी और सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी। ओके, एंड इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर, अगर ए और डी कोलिनियर नहीं है तो बी और सी इन दोनों के प्लेन में ही लाई करेंगे। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, क्या बोल रहा है ऑप्शन, फिर से सुनो, बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर। ओके, एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर। सो पहले नॉन कोलिनियर वाला ऑप्शन समझते हैं पहले। सो ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं हम। देखो b प्लस सी, इसको मैं b प्लस सी वेक्टर को मैं अगर मैं बोल दूं कोई एक नया वेक्टर, b प्लस सी को मैंने बोल दिया लेट से e वेक्टर बोल दिया, तो अगर मैं इसको लिखता हूं a वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस e वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। तो ये 0 कब होगा, जब कोई भी ट्राइंगल बनेगा तभी 0 होगा। जैसे मान लो ये a वेक्टर है, ये d वेक्टर है, तो e वेक्टर ये होना चाहिए। तो अभी a और d नॉन कोलिनियर है,
तो ई वेक्टर इन तीनों का सम जीरो कब होगा, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, जब ई वेक्टर इन दोनों से बनने वाले प्लेन में हो तभी। मान लो ई वेक्टर कोई और प्लेन में होता है, जैसे इस प्लेन में होता है ऐसे, तो ये जीरो हो ही नहीं पाता कभी भी, फिर नेट सम हो जाता है यहां से यहां तक का। ठीक है, सो ये ई वेक्टर यहां से शुरू होकर यही एंड होना चाहिए, तभी तो इनका सम जीरो होगा। ई वेक्टर इज व्हाट, ई वेक्टर इज बी प्लस सी। सो बी प्लस सी वेक्टर ए और डी से बनने वाले प्लेन में ही लाइन होने, कोप्लानर होना चाहिए मींस। सो ऑप्शन ये बोल रहा है, देखो बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी। बी प्लस सी इज दिस ई, मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। समझ में आया क्या? इफ दे आर नॉट कोलिनियर, तो यहाँ पे देखो ए और डी कोलिनियर नहीं है। इफ दे आर कोलिनियर, अगर मान लो ए और डी कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होते, अगर ये एक ही लाइन पर होते, ये ए वेक्टर और डी वेक्टर भी इसी लाइन पर होता मान लो, तो ई वेक्टर भी इसी लाइन पर होना चाहिए, तभी तो जीरो होगा। तो ई वेक्टर यहां से स्टार्ट होके यहां एंड हो जाता, ई वेक्टर ऐसे स्टार्ट हो जाता, तो ई वेक्टर भी सेम लाइन पर होगा, तभी ये जीरो होंगे। ए प्लस डी प्लस ई, ई कौन है, बी प्लस सी, सो वो भी इसी लाइन पर होना चाहिए, तभी तो जीरो होगा। सो ये ऑप्शन ये बोल रहा है एंड बी प्लस सी इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर, तभी बी प्लस सी इस लाइन में होगा, तभी सबका सम जीरो होगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, हमें बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही है। अब देखो, या तो एक तरीका है 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, तो साइन 2 थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन कर लो, या फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो। सो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो एक बार साइन थीटा को लिखूंगा और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, सो ये बन जाएगा ऐसे लिखता हूं एक बार, तो माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में प्लस, अब कोस थीटा को लिखूंगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कोस थीटा। सो इसका आंसर आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ओके, ये वाला ऑप्शन नहीं है। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को मैं अगर लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है। और अगर मैं ये ऑप्शन बी है, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। The value of function f(x) is equal to, function is given as sin x plus cos x can be, ऑप्शन गिवन है, कौन कौन सी वैल्यू इनकी पॉसिबल है, क्या 1 पॉसिबल है, क्या 2 पॉसिबल है, क्या 1/√2 पॉसिबल है, क्या √2 पॉसिबल, ये ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन सी वैल्यू इनकी पॉसिबल है। सो हमें पता है कि इनकी मैक्सिमम, कोई भी फंक्शन हो, जैसे मान लो एक फंक्शन है a sin x प्लस b cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू इस केस में कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √2, और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस √2।
सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 और मिनिमम -√2 होगी, मींस इनके बीच में, इन दोनों के बीच में सारी वैल्यू पॉसिबल है। सो √2 होता है 1.414 और -√2 होता है -1.414। सो देखो 1 इनके बीच में आता है, सो ये सही है। 2 इनके बीच में नहीं आता, ये सही नहीं है। 1/√2 भी इनके बीच में आएगा, √2 भी इनके बीच में, √2 मैक्सिमम वैल्यू ये भी आएगा। सो ये तीनों पॉसिबल है ये छोड़ के। सो आंसर इज A, C एंड D। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। Question number 35. The displacement of a body at any time t after starting is given by x is equal to, displacement is a function of time here. So x is equal to t cube by 3 minus 3t square by 2 plus 2t. The velocity of the body is 0 at what time? The velocity of the body is 0. So ये हमें बताना है। So simple है, इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी होता है dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डिफरेंशिएट करो, सो 3t स्क्वायर बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर बाई 2। सो 3t स्क्वायर का हो जाएगा 60/2, मतलब 3t प्लस 2। अब ये कब जीरो होगा, तो इक्वल टू जीरो पुट कर दो। सो फैक्टर बना लो इसके, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू जीरो। टी कॉमन आएगा, टी माइनस 2 बचेगा, -1 कॉमन आएगा, टी माइनस 2 बचेगा इक्वल टू जीरो। सो टी माइनस 2 टी माइनस 1 इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से मिला में टी इक्वल टू 1 एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर। 1 सेकेंड पर भी वेलोसिटी जीरो होगी, उसके बाद 2 सेकेंड पर भी जीरो हो जाएगी। सो दिस इज द आंसर। कौन कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन √3 sin x प्लस cos x। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, हमें पता है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। हियर a इज √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का √2। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू इज 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज -2। सो द पेपर इज सोल्व। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है फिर से सोल्व करो अच्छे से, बिना देखे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो ये सब पेपर आपको इजी लगने लगेंगे थोड़े टाइम में। ऑल द बेस्ट।